हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 1.4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोकतंत्र का स्तंभ। तो बच्चों, ये चैप्टर समझाने से पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये बातें बताई है। ये हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो बच्चों, इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जहाँ समाज के उच्च वर्ग के लोग, जो बड़े बड़े जाति के लोग थे, वो नीचे जाति के ऊपर भीषण अत्याचार और शोषण करते थे। आई बात समझ में? और इस घृणा और नफरत के बावजूद इन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि भारत के संविधान के ये निर्माता ही बन गए। आई बात समझ में? तो चलो हम शुरू करते हैं। इनके बारे में थोड़ी इस बुक के हिसाब से जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, ये आप गूगल में सर्च करके आप पढ़ सकते हो ये इनकी स्टोरी, जिससे आपको आप बहुत ही मोटिवेट होगे। ये बहुत महान इंसान थे। बहुत गरीबी में इनका जीवन बीता। इनको शिक्षा कैसे मिली ये आप एक बार पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। इनको अछूता समझ के कोई इनको छूता नहीं था। स्कूल में बड़ी मुश्किल से इनका एडमिशन हुआ। एक ब्रिटिश ने इनका एडमिशन करवाया। तो फिर इसके बाद ये किस तरह से स्कूल के बाहर बैठाए जाते थे। कोई इनको छूता नहीं था, कोई बच्चे नहीं छूते थे। इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बहुत महान इंसान हुए हैं और बहुत मुश्किल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और इतना अच्छा शिक्षा किया कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये यूएसए और लंदन जाकर भी इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो चलो शुरू कर लेते हैं अभी हम। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन द टाउन ऑफ मिलिट्री कॉन्टोनमेंट ऑफ महू। ठीक है, एक छोटा सा गांव था महू करके। अब इसको क्या कहा जाने लगा? डॉक्टर अंबेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में आपको शॉर्ट बता रही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 14 अप्रैल 1991 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, एक छोटे से गांव महू करके। ठीक है, जो आज के ज़माने में उस प्लेस को बोला जाता है डॉक्टर अंबेडकर नगर। ओके, ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। He subsequently obtained the doctorate from Columbia University, USA and London School of Economics। अब देखो, इन्होंने अपनी डिग्री जो है मुंबई के कॉलेज, कौन सा, एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। इसके बाद ये डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की डिग्री इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली, और यूएसए और लंदन में क्या, इकोनॉमिक्स की। आई बात समझ में? He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था बच्चों, तो पहले क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने ही बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों ने तब बोला कि चलो भाई, इंडिया वालों को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो। तो ये हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही बनाया था। आई बात समझ में? ये बहुत महान इंसान थे। He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment for the welfare of our country। इस ऐसे महान काम के लिए इनको इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पुरस्कार। आई बात समझ में? जो हमारे देश की रक्षा के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया ना कॉन्स्टिट्यूशन बना के, तो इतने महान काम के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि अभी आप 9th-10th में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अभी 11th-12th में ये इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैड लेड एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अकॉर्डिंग टू हिम दीज प्रिंसिपल्स विल मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग नेशन। चलो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए बच्चों, देखो ध्यान सुना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से एक जो, देखो, एक सही राष्ट्र के लिए, एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी? लिबर्टी, स्वतंत्रता, और एकता। ओके, एकता और भाईचारा, ब्रदरहुड, बंधुत्व जिसको बोलते हैं। तो उनके हिसाब से ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो सिद्धांत है, ये जो 3 सिद्धांत आपने सुना ना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इसके हिसाब से एक राष्ट्र बहुत ही स्ट्रांग बनता है और इंडिया तो बनेगा। इनका ये मानना था कि ये इसके हिसाब से इंडिया हमारा स्ट्रांग राष्ट्र बनेगा। ओके, ही ओपिनेस मतलब
राय, ओपिनियन जिसको बोलते हैं, ओपिनियस मतलब राय, ही ओपिनियस, इसको ओपिनियस पढ़ते हैं, ओपाइंस मत पढ़ना आप लोग, ओके। ही ओपिनियस दैट हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप एंड द कोलैप्स ऑफ अ नेशन। बच्चों पहले इसका मतलब समझ लीजिए, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब किसी एक इंसान का आंख बंद करके पूजा करना, अंधभक्त बन जाना एकदम से, जो है बस वही है, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, सब कुछ वही है, हीरो, दैट इज़ हीरो वर्शिप। तो ये बोलते हैं, इनकी राय ये थी कि जो हीरो वर्शिप जो है, जैसे कि हमारे देश में हमेशा किसी एक को लोग पूछते हैं तो बस उसका ही नाम हर जगह, उसकी बुराइयों को भी वो नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो हीरो वर्शिप है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये पक्का किसी भी अच्छे राष्ट्र को ये एकदम से ढह जाती है इससे, आई बात समझ में। और वो इंसान क्या हो जाता है, एकदम से तानाशाह बन जाता है, आई बात समझ में। तो हमें आँख बंद करके किसी पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए इनके हिसाब से, इनके हिसाब के अलावा ये सही बात भी है। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके, समझ सके अच्छे से। चिल्ड्रेन, आप सबके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और हम इस समय वैकेशन हो चुका है, कोई भी बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है, फिर भी हम इसको आपके लिए बना रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, ओके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अभी आगे चलते हैं। इफ़ यू विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मेरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट व्हाट मस्ट वी डू। देखो ये क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो मेंटेन करना डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, आपको पता है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने पहले बता दिया कि लोकतंत्र का स्तंभ क्या होता है बच्चों, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ओके, ध्यान रखना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेंटेन करना चाहते हो लोकतंत्र को, नॉट मेरली इन फॉर्म, ऐसा नहीं कि बस बन गया है फॉर्म, मतलब ऐसा हो गया कि इसको मानना चाहिए, बस ये नहीं, ऐसे कह देने से नहीं होगा, आप उसको फैक्ट करो, उसको मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर इसको फैक्ट, इसको एकदम हमें इसको एकदम दिखाना पड़ेगा, कैसे भी करके प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये है, द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज़ टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा संविधान बना है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है, जो संवैधानिक तरीका जो है क्या करने का, आवर सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए के उद्देश्य से, ठीक है, पूरा करने के उद्देश्य से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में। मतलब अगर आपको सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य अगर पूरा करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाए गए हैं, रूल एंड रेगुलेशंस, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। पहली बात उन्होंने बताया ये चीज़, ये एक स्पीच है इनका, ये जो हम पढ़ रहे हैं आज ना, इनका एक स्पीच है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इन्होंने एक स्पीच दिया था, तो वही बता रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objective, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. ये बता रहे हैं कि जब संविधान नहीं बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं थे, इकोनॉमिक और सोशल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं बने थे, तो भारी मात्रा में चाहे जो जी में आए, जो अच्छा लगता था वो लोग करते थे, ठीक है। तब कोई ये नहीं कहता कि ये लीगल है, ये इलीगल है, ऐसा कुछ कानून बना ही नहीं था, ओके। ऐसा तब होता था जब हमारा संविधान नहीं बना था। लेकिन बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। लेकिन आज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बन गया है, खुला है, पूरा बन गया अच्छे से, तो देयर कैन बी नो, अब हम ये नहीं कह सकते, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपना नहीं सकते। जो संविधान में नहीं लिखा है वो चीज़ हम नहीं कर सकते, संविधान के हिसाब से अब चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में रूल और रेगुलेशंस बता दिए गए हैं, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे चलते हैं फटाफट। दीज मेथड्स आर नथिंग बट ए ग्रामर ऑफ एनार्की
एंड द सूनर दे आर अबैंडन द बेटर फॉर अस। अब ये क्या बता रहे हैं, ये मेथड्स कुछ और नहीं है। क्या है फिर वो, ये मेथड तबाही मचा देने वाली, ग्रामर ऑफ एनार्की मतलब तबाही मचा देने वाली। इन इंग्लिश यू कैन से अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। मतलब देखा जाए एकदम इजी स्टाइल में बोला जाए हिंदी में तो तबाही मचा देने वाली ये है। आई बात समझ में। ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, अब जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाओगे तो ये क्या रहेगा, ग्रामर ऑफ एनार्की मतलब आपको तबाही मचा देने वाली ये मेथड रहेगा। इसके लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको क्या कर देना चाहिए, अबैंडन, छोड़ देना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। आई बात समझ में। ये जो तबाही मचा देने वाला तरीका है मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को बोला गया है, ये जो संविधान में मेंशन ही नहीं है उस चीज़ को ये बोला गया है, इसको अब हमें नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में। और जल्दी से जल्दी हमें इसको अबैंडन, त्याग देना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, फिर वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब सेकेंड चीज़ क्या है देखते हैं। द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू the second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें बहुत सावधानी से ये बात को ध्यान देना चाहिए। जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बात कही है उस बात को हमें ज़रा ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, किसी कहने के लिए नहीं, ओके। जैसे देखो ये क्या है, एक सेंटेंस है, पहले आप देख लीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल की एक जो है बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी एक कही हुई बात है। कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र आप चाहते हो ना तो सुनो, आपको अपनी आज़ादी किसी के चरणों में, कोई महान पुरुष अगर आपके नज़र में है, आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है, यही अन्नदाता है, जन्मदाता है, जो कुछ सब कुछ यही है हमारा राजनेता, जो भी आप समझ ले रहे हो, आप उसको समझ रहे हो और आप उसके चरणों में आ गए हो, इसका मतलब तो आप क्या किए हो, ये बहुत बुरी बात है। इसका मतलब क्या है कि अपनी आज़ादी आप किसी भी ग्रेट पर्सन के चरणों में मत डालो, आई बात समझ में। और उसके पावर में आप एकदम से बिलीव इतना मत करो, आई बात समझ में। सबवर्ट मतलब पलट देना, आई बात समझ में। हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस, देखो ये गलत चीज़ है, ये उल्टा कर देगा। मतलब कहने का ये है, इजी सेंटेंस में आप देखिए, आप जो भी आपकी नज़रों में जो महान इंसान है, ठीक है, इज्जत करिए, लेकिन एकदम से इतना भी मत गिर जाइए कि आप उसके चरणों में अपनी आज़ादी को डाल दो। किसी भी तरह से आप बिक मत जाओ किसी के हाथ, आई बात समझ में। ये बात है स्टुअर्ट मिल की। इस बात को फॉलो करना, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ऐसे लोग तानाशाह हो जाते हैं, फिर उसका वो यूज़ बहुत मिस यूज़ करने लगते हैं। There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country। there is nothing wrong, ये गलत नहीं है। एक महान इंसान के लिए ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। रेंडर्ड का मतलब होता है समर्पण कर देना, ठीक है। जिन्होंने देश के लिए पूरी अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है, आई बात समझ में। समर्पण करना होता है, तो जिसने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दिया है तो भाई सिंपल सी बात है, महान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से वो जो चाहे वो आपसे करवा ले, ये आप मत करना, ठीक है। तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। यही सारी चीज़ वो समझा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्होंने बहुत कुछ सहा है, ओके। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस, इसकी एक लिमिट होती है, आई बात समझ में। आप करो, उसका सम्मान करो, लेकिन इस सम्मान का भी, इस ग्रेटफुलनेस का भी एक लिमिट होती है। एज हैज़ बीन वेल सेड बाय द आयरिश पैट्रियट, वेट आई एम शोइंग यू। अच्छा, एक आयरिश देशभक्त ये डैनियल ओ कॉनेल ने कहा है, क्या कहा है, उनकी बात सुनिए। नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द
कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, वेट, देखिए इनके हिसाब से ये है कि कोई भी इंसान कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, अपने सम्मान के लिए ग्रेटफुल नहीं होता। ठीक, इसका मतलब समझ में आया आप लोग को? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा सम्मान के लायक है, उसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सम्मान को दांव पे लगा दो। आई बात समझ में? दूसरी बात, नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी, कोई भी औरत इतनी भी ग्रेटफुल नहीं होती है कि अपनी पवित्रता की कीमत कर दे। चैस्टिटी मतलब अपनी पवित्रता, कि अपने शरीर को भी बेच दे, अपने शरीर की मतलब ये जो अपनी चैस्टिटी है, अपनी जो पवित्रता है, आई बात समझ में, इसको दांव पे लगा दे। ऐसा नहीं है, किसी को सम्मान देने के लिए मतलब इतना नहीं गिर जाना है। ये बात ध्यान रखिए। क्या कहा मैंने? ये इन्होंने क्या बोला है? ये देशभक्त डैनियल ओ कॉनेल ने बोला है कि कोई भी इंसान इतना भी ग्रेटफुल नहीं होता कि अपनी सम्मान को वो का कीमत कर दे, अपने सम्मान को की कीमत लगा दे। आई बात समझ में? कोई भी औरत इतनी भी नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल, इतनी भी ग्रेटफुल वो नहीं हो सकती कि अपनी वो चैस्टिटी को दांव पे लगा दे। ठीक है, ओके। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी, और कोई भी राष्ट्र इतना भी किसी को सम्मान देने के चक्कर में अपनी आज़ादी को वो कीमत कर दे, अपनी आज़ादी को का मोल ऐसे कर दे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये लोकतंत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस क्वेश्चन इज़ फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया दैन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। ये जो बात है ये इंडिया के केस में बहुत बहुत ज़रूरी है, इसके बाद दूसरे कंट्री की बात आती है। फॉर इन इंडिया, अब बात देखिए, इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये पैराग्राफ, आपके एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर इन इंडिया भक्ति और वॉट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world। देखो इंडिया में ये जो भक्ति है ना, भक्ति मतलब आपको पता ना, ये हिंदी वर्ड है, भक्ति हिंदी वर्ड है, किसी की भक्ति करना। ओके, तो भक्ति या फिर व्हाट मे बी कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति का मार्ग, या हीरो वर्शिप, ये तो धर्म में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लेज अ पार्ट इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब को समझा रहा है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब पहले देख लीजिए, परिणाम। ओके, अनइक्वल्ड मतलब असमान। ठीक है, असमान है। तो क्या यहाँ कहने का मतलब है, ये जो भक्ति है धर्म के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, और सुनिए पॉलिटिक्स में कहाँ गया, हीरो वर्शिप मैंने आपको बताया था, किसी एक इंसान की एकदम से आंख बंद करके भक्ति करना, पूजा करना। ठीक, कौन सा पार्ट प्ले करता है ये, प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन पॉलिटिक्स बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। किसी भी देश में देखो, किसी अदर कंट्री में ये जो मतलब क्या है कि हम अगर अपने देश में कोई भी एक नेता है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, तो हम उसकी भक्ति में डूबे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। आप ये मत देखो, आप ये सोचो कि चलो भाई अच्छी बात है, वो ग्रेटफुल है, ठीक है, वो बहुत मतलब ग्रेट पर्सन है, अच्छी बात है, लेकिन एकदम से आप हीरो वर्शिप मत करिए। ओके, एक बार फिर से आप देख लीजिए। फॉर इन इंडिया भक्ति और वॉट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world। भक्ति and religion may be a road to the salvation। इसको अच्छे से यहाँ नीचे बताया गया है। ये जो चीज़ है, ये जो मैंने भी पढ़ा आपको, ये एकदम अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है कि जो भक्ति धर्म में जब आती है तो वो हमारे सेल्वेशन ऑफ द सोल, आत्मा की क्या करती है, आत्मा की मुक्ति करा देती है। आई बात समझ में, आत्मा की मुक्ति करा देती है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये क्या करती है, भक्ति या फिर हीरो वर्शिप जो बात आ रही है, ये क्या करती है, अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये सच में ये क्या होता है, एकदम से कॉज समथिंग टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, बहुत बुरा, डिग्रेडेशन, एकदम पतन की तरफ लेके जाती है।
जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमारी आत्मा की मुक्ति होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही भक्ति हम किसी इंसान की करते हैं तो ये क्या होता है, वो इंसान तानाशाह बन जाते हैं। तानाशाह आपको मत पता है, डिक्टेटरशिप वहाँ हो जाती है। आई बात समझ में? इसके लिए समझा रहे हैं कि ये सब हमें ऐसा इतना भी नहीं करना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं, On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. ये बता रहे हैं कि 26 ऑफ जनवरी 1950 में हम लोग एक विरोधाभास के जीवन में एंट्री कर रहे, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, राजनीति में तो हमें एकता है, मतलब समानता है, इक्वल, हम सब इक्वल है। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, लेकिन जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिली है, हम असमान हैं। आई बात समझ में? देखो क्यों कहा जा रहा है ऐसा। अभी कोई किसी को वोट देना रहेगा तो सब लोग आकर पूछेंगे वोट दिया, चलो हाथ दिखाओ, उंगली दिखाओ, चेक कराओ, सब पे सब देखते हैं। जैसे बड़ी हमारी इज्जत हो जाती है उस दिन कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें भी ऐसा जताया जाता है कि हाँ नहीं आपकी बड़ी वैल्यू है उस समय, हाँ। लेकिन अगर हम बहुत गरीब हैं, अगर हम बहुत, अब तो इतना जाति पात का इतना वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी भी है, ओके। तो उस समय अगर गरीबों को तो कोई कुछ भाव भी नहीं देता है। आई बात समझ में? तो असमानता हुई कि नहीं हुई? राजनीति में तो इक्वलिटी है, पर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वलिटी है, ऐसा हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बता रहे। महान पुरुष, ग्रेट पर्सन ही वॉज। एक सेकेंड, हम कहाँ पर थे? हाँ, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। वाह क्या बात है। इन पॉलिटिक्स में तो हम ये मतलब पहचानते हैं, ये समझते हैं कि ये सिद्धांत को हम समझते हैं कि एक इंसान एक वोट कितना कीमत होता है, कि मतलब हर इंसान का एक वोट का इतना वैल्यू है, और एक वोट का मतलब एक इंसान एक वैल्यू होता है, एक वोट का इतना वैल्यू होता है पॉलिटिक्स में। आई बात समझ में? इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। और ये चीज़ हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में तो ये डिनाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब इसको नहीं माना जाता है, इसको मना कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। ये चीज़ तब ये लागू नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओके। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? ये विरोधाभास का जीवन हम कब तक जिएंगे, कब तक चलेगा ये? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? अच्छा, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई, हम ये कब तक इनकार करेंगे? ये जो समानता हमारे में नहीं हो रही है, हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में समानता नहीं मिल रही है, ये चीज़ हम कब तक इस चीज़ को हम देखेंगे? मतलब हमें समानता उसमें भी मिलनी चाहिए। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Peril मतलब danger, risk, बहुत बुरा, खतरनाक। कह रहे हैं कि अगर ये हम कंटिन्यू चलने देंगे, अगर हमें समानता नहीं मिलेगी, हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता अगर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? इससे हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, ये हमारा डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. अभी यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे, अगर इसी तरह इनइक्वालिटी रहा हमारे सामाजिक और हमारे ये सोशल और जो इकोनॉमिक जो है लाइफ में, अगर इस तरह से इनइक्वालिटी रही तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं, जो असमानताओं को जूझ रहे हैं, वही इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तोड़ देंगे, हटा देंगे, जिसे कि बहुत ही मुश्किलों से, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। गॉट इट? थर्ड चीज़ सेकंड और देखिए,
The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. If Indians being one people. यहाँ तक देख लेते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ को समझना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए. भाईचारा, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब बंधुत्व, भाईचारा कि हम पूरे देश वाले एक को छोड़ के सब लोग हमारे भाई हैं. आई बस में भाई बहन है. ओके, तो अब ये क्या है, इस सिद्धांत को हमें मानना चाहिए. ओके, तो फ्रेटर्निटी जो है, ये जो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ब्रदरहुड का मतलब क्या है, यहाँ बताया गया है. ब्रदरहुड का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इंडिया के लोग जितने हैं सबके सब हमारे क्या हैं, भाई है. इफ सारे इंडियंस लोग अब ये ऐसा समझेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड हो जाएगा. मतलब ब्रदरहुड का मतलब पूरे इंडियंस जो है क्या है, भाई भाई. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. इससे हमारा मालूम है क्या है, solidarity मतलब एकजुटता, मतलब मजबूती. ओके, किसको, टू सोशल लाइफ. इससे हमारे सोशल लाइफ को क्या मिलती है, यूनिटी मिलती है और एकजुटता, ताकत मिलती है. ठीक. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव. इसे प्राप्त करना ये मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, इसको अचीव करना, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्राइस इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देखो, एक इंसान है जेम्स ब्राइस. ठीक, ये कितना डिफ़िकल्ट है इसको रियलाइज़ करना. एक इंसान जेम्स ब्राइस ने अपने एक बुक में अमेरिकन कॉमनवेल्थ में लिखी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बताते हुए इस चीज़ को कि ये डेमोक्रेसी, ये फ्रेटर्निटी को न समझना है, एक्सेप्ट कर लेना है कितना मुश्किल काम है, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी इस बुक में समझाया है. ओके, अमेरिकन कॉमनवेल्थ में समझाया है. तो द स्टोरी इज़, आगे बढ़ते हैं. द स्टोरी इज़ आई propose to recount in the word of Bryce himself that. अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपने शब्दों में लिखी है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ. ठीक है, इन्होंने जो अपने शब्दों में बोली है, इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक रहेगा, वो आप ध्यान दीजिएगा. जो ब्राइस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जो बताया. ठीक, सम ईयर्स अगो. अब ये जो बोल है, ये जो बातें हैं, ये किसकी है, ध्यान रखना, ब्राइस की है. इसको, ये उनके ही शब्दों को यहाँ पर हमारे ग्रेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बता रहे हैं. Some years ago, the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. लिटर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, और इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ. पहले यह ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं कि कुछ साल पहले, ठीक, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च ने क्या किया था, ऑक्यूपाई किया था. ऐसा मतलब ये नहीं कि ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा कर लेना, एकदम किसी चीज़ को एकदम से अपने में मिला लेना, वो चीज़ यहाँ पे इसका मतलब नहीं है. ठीक है, उसमें इन्होंने ये चीज़ रखा था, ये बात रखी थी कि देखो, पहली बात ये है कि ये चर्च है ना, हर 300 साल बाद, ट्राइनियल मतलब 300 साल के बाद जो एनिवर्सरी होती है किसी भी चीज़ की, 300 साल बाद कुछ ऑर्गेनाइज करके उसकी वो एक बर्थडे जैसा किसी चीज़ का वो मनाया जाता है. तो वो चर्च की बात हो रही है. तो हर 300 साल बाद क्या होता था मालूम है, लिटर्जी. उसमें ये होता था कि जो पब्लिक का जो वर्शिप है उसके बारे में बातें रहती थी, चलती थी कि उनका कैसा प्रेयर होना चाहिए. ठीक है, तो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च ने 300 साल बाद ये दिखाया, ये बताया कि हमारा अब प्रेयर कैसा होना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस होना चाहिए, या प्रेयर को थोड़ा छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में ये वहाँ पे बात चली थी. ठीक, ओके. तो क्या हुआ, इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमंग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर्स और प्रेयर फॉर द होल पीपल, एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन प्रपोज द वर्ड ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ तक. देखो, तो ये बात निकल कर आई, लोगों के बीच में ये बात आई कि हमारा जो प्रेयर है बहुत छोटा होना चाहिए. केवल ये कहना चाहिए कि, और उसमें एक बहुत जाने माने, एमिनेंट मतलब बहुत जाने माने, बहुत प्रसिद्ध इंसान कोई था एक, न्यू इंग्लैंड के. ओके, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा होना चाहिए प्रेयर का एक लाइन, बस ऐसे, ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन. ओ लॉर्ड, हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को ब्लेस करो.
ठीक, कल्याण करो, हमारे राष्ट्र का कल्याण करो, इन्होंने ये बात बोली। अब देखिए क्या होता है, एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखो स्पर मतलब प्रेरणा होता है, ठीक है, स्पर ऑफ द मोमेंट द सेंटेंस वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डे फॉर रिकॉन्सिडरेशन व्हेन सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स वर रेज्ड बाय द लाइटी। लाइटी मतलब समाज होता है, लाइटी मतलब समाज। देखिए अब सुनो, तो आफ्टरनून में ये तो झट से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक, द सिनेमा ब्रॉट अप, लेकिन नेक्स्ट डे जब ये आया कि इसको अभी फॉलो ही करना है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होने लगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन समाज में उठकर आए, ठीक है। और क्या हुआ फिर, नेशन वर्ड को लेके कि ये नेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला ना कि ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन, तो ये नेशन क्यों आया, नेशन नहीं होना चाहिए था, इस नेशन को लेके बड़ी आपत्तियाँ होने लगी, ऑब्जेक्शंस, ओके। तो अब क्या होता है, एस इनका क्या मानना था, इम्पोर्टिंग टू डिफाइन अ रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी दैट इट वाज अडॉप्ट एंड इंस्टेड देयर वर्ड अडॉप्टेड द वर्ड ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स। इनका मानना था कि इससे हमारी जो नेशनल एकता है वो चली जाएगी। इन लोग का मानना था कि हमारा जो नेशनल एकता है कि ये चली जाएगी, बहुत चर्चा हुआ, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब चर्चा के लिए जब ये आई तो ये हुआ कि हमारा, ये हम लोग कहाँ पढ़ते भाई, एक सेकेंड, हाँ हम लोग इधर इस लाइन पे हैं कि हमारी एकता चली जाएगी, इसके लिए नेशन वर्ड हट कर ये रख दिया गया फिर से, लॉर्ड लेस सॉरी ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स। ओ अभी यहाँ पर यूनाइटेड हमारा ये नेशन हटाकर यूनाइटेड स्टेट्स बन गया, ओके, ये कर दिया गया, ठीक है, ऐसा कहा गया, ठीक है। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. अब ये बाबा साहब अम्बेडकर जी बता रहे हैं, अब यहाँ पर, हाँ अब उनकी बात चल रही है, बता रहे जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद था वो तो हमने कह दिया, ठीक, उनकी बातें थी, वो जो कौन थे अमेरिकन, वो नहीं, जिन्होंने अपनी बुक में लिखी थी एक अमेरिकन कॉमनवेल्थ में एक बुक थी इनकी नाम की, अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम की जो बुक थी बायरिस की, वो हमने आपको बता दी, ठीक। अब यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी वापस बता रहे हैं कि जब ये घटना घटी थी यूएसए में थोड़ी सॉलिडेरिटी आई थी, एकजुटता आई थी, मजबूती आई थी, ओके, आई बात समझ में, तो लोगों में, अमेरिका के लोगों में थोड़ी एकता ही आई थी। अमेरिका डिड नॉट थिंक दैट दे वर नेशन, ये नहीं, अमेरिका के लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग एक राष्ट्र हैं, आई बात समझ में। इफ़ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर अ नेशन, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर अ नेशन। अब ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब अमेरिका में इतने जाति पाति धर्म नहीं है तो वहाँ पर ये नेशन वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आई बात समझ में। तो ये हमारे इंडिया में न जाने कितने सारे धर्म हैं, बहुत सारे कास्ट एंड क्रीड हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट। तो ये इंडिया के लिए कितना मुश्किल काम होगा ये एक राष्ट्र कह देना कि हम सब एक मतलब ये हमारा नेशन है, बताइए, इतनी भिन्नता है यहाँ पे। आई रिमेंबर, आई यहाँ पे कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर। आई रिमेंबर द डेज व्हेन politically minded Indians resented the expression the people of India, they preferred the expression the Indian nation। अब बता रहे हैं ये कि मुझे वो सारे दिन याद हैं कि कुछ इंडियन राजनीतिक दिमाग जो है, मतलब कुछ राजनीतिक लोग जो है रिजेंटेड मतलब विरोध किए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का विरोध किए कि मतलब अब वो क्या विरोध किए इसका, ठीक है, ओके। उनका कहने का मतलब ये था कि ये देखो, इंडिया के लोग का कहने का मतलब ये था कि हाँ नेशन होना चाहिए, राष्ट्र बोलना चाहिए, ठीक है। इंडिया के लोगों ने इस चीज़ को चलो बाद में एक्सेप्ट कर लिया, प्रेफर्ड, ओके। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ये भी बात बता रहे हैं कि आई एम ऑफ ओपिनियन दैट इन बिलीविंग दैट वी आर अ नेशन वी आर चेरिशिंग अ ग्रेट डेल्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन में मतलब ये जो बिलीविंग है, इस चीज़ का जो नेशन, जो राष्ट्रवर्ड में जो विश्वास है, इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जो ये कि वी आर चेरिशिंग ग्रेट डेल्यूशन, कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, कि हम कहने का मतलब ये है, मैं इजी वे में बता रही हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि हम जो ये बात
कहते हैं कि हम सब एक, हमारा एक ये नेशन है, राष्ट्र है, ये कहना हमारे लिए डेल्यूशन होगा, एक बहुत बड़ी भूल होगा, एक बहुत बड़ा भ्रम होगा, क्योंकि हम बस कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हम इतने जाति पाति के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो किस तरह से हम नेशन हुआ, कैसे हम एक हो गए? एक तो नहीं है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि इसका तो मैं भी विरोध कर रहा हूँ। मेरी राय में जो बिलीविंग है कि वी आर अ नेशन, ये एक डेल्यूशन है, ये सही बात नहीं है भाई। जो बात है, कड़वा सच है, उसको एक्सेप्ट करो आप। आई बात समझ में? वो भी ये बात कह रहे हैं, ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा। हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने सारे जो अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, थाउजेंड्स कास्ट में जो डिवाइडेड है, ये एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? भला कैसे हो सकते हैं? और कह दे रहे हैं कि हम सब एक चलो नेशन है। कहने से थोड़ी होता है, और अंदर अंदर आप लड़ाई झगड़ा करते हो। द सूनर वी रियलाइज दैट we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word the better for us। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जल्द ही, देखो क्या कह रहे हैं, जल्द से जल्द हमें महसूस होना चाहिए, हमें ये चीज़ महसूस हो जाना चाहिए कि हम लोग अभी भी एक राष्ट्र नहीं हैं। हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से, हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सेंस ऑफ वर्ड, ठीक है, शब्दों में हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई हम एक राष्ट्र नहीं है। बेटर होगा हमारे लिए कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें। फॉर देन ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल। और जब हम ये महसूस कर लेंगे, ये ज़रूरत है हमें चीज़ महसूस करने की, है बात समझ में? और जब हम ये महसूस कर लेंगे तो हम अपने गोल को जल्दी से जल्दी पा लेंगे। सीरियसली जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये तो हम एक राष्ट्र नहीं है, तो हम एक राष्ट्र बनने के लिए कुछ तो करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, देखिए, द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये रियलाइजेशन, ये जो महसूस करने की जो बात है, एक्सेप्ट करने की जो बात है, ये नेशन को जो टॉपिक चल रहा था अभी, इसको महसूस करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हम बिलीव करते हैं कि नहीं हम सब एक तो राष्ट्र हैं और आपस में रोज़ लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसको एक्सेप्ट करो कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे हम, तो हम अपने गोल को पाने में कामयाब होंगे, मतलब हम एक राष्ट्र बनाएंगे, हकीकत का बनाएंगे। फॉर मोर डिफ़िकल्ट देन इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे देश में है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में तो कास्ट प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहाँ पर तो कितने सारे, इन इंडिया देयर आर कास्ट, द कास्ट आर एंटी नेशनल। और ये कास्ट तो आपको पता है कि जहाँ पे जाति पात की बात आ जाती है तो वो तो एंटी नेशनल बातें करते ही हैं। एकजुटता की बात तो वहाँ रहती नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। पहली बात तो ये है कि ये सोशल लाइफ में अलगाव लाते हैं। अलगाव मतलब सेपरेशन, अलग अलग कर देते हैं सबको। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन। वेट, आई एम शोइंग यू। अच्छा, ये क्या करते हैं बच्चों? ये एक पहली बात एंटी नेशनल चीज़ें होती है, क्योंकि ये क्या जनरेट करती है? ये नफरत पैदा करती है। और एंटीपैथी घृणा पैदा करती है। एंटीपैथी मतलब घृणा पैदा करती है। किसमें? बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, जाति पाति में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना जाति पाति। ओके, जाति धर्म में क्या करती है? ये नफरत पैदा करती है। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ़ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी। लेकिन अगर हकीकत में, अगर सच्चाई कही जाए, अगर रियल लाइफ में अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि क्या हम देखो क्या कहने का मतलब है कि इस डिफ़िकल्टीज पे हम विजय पा सकते हैं, हम कामयाबी पा सकते हैं कि अगर हम ये विश करें क्या होने का, हकीकत का एक राष्ट्र बनाएं, एक हकीकत में रियलिटी में हम एक राष्ट्र बनाने की इच्छा करें, विश करें, तो हम सच में इस पर विजय पा सकते हैं। फॉर फ्रैटर्निटी कैन बी अ फैक्ट only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. देखो, for fraternity भाईचारा के लिए, can be a fact, for भाईचारा के लिए, मैं ब्रदरहुड के लिए फैक्ट होना चाहिए, सिर्फ कह देने से नहीं होना चाहिए। एक बात में भाईचारा रहेगा तो एक राष्ट्र, जहाँ भाईचारा रहेगा, जहाँ ब्रदरहुड रहेगा, वहीं पर एक अच्छा राष्ट्र तैयार होगा। एक बात में
ओके। बिना, देखो, विदाउट भाईचारा, बिना ब्रदरहुड के, बिना समानता के, बिना स्वतंत्रता के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। सिर्फ दिखावा है। कोट्स ऑफ पेंट एक फ्रेज है। कोट्स ऑफ पेंट मतलब सिर्फ बस ऊपर ऊपर से पॉलिशिंग, बस आई बात समझ में कि नहीं नहीं हम सब तो एक नेशन है, नेशन है। ये कुछ भी नहीं है, एक कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, एकदम बकवास सी चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर से हम बस दिखाते हैं। आई बात समझ में। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट सा एक स्पीच था और आई होप चिल्ड्रन आपको पसंद आया होगा। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ चिल्ड्रन, हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी करूँगी कुछ वीडियोस में, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालने वाली हूँ। मैंने 4 चैप्टर्स आपको समझा दिए हैं, तो 4 चैप्टर्स के मैं फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपसे आंसर लूँगी। मुझे ये पता करना है कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।